हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आपके आने वाले यूपी पीजीटी एग्ज़ाम में आपको कम से कम 110 स्कोर करना है ताकि आपके सिलेक्शन को कोई भी रोक ना पाए। यानी कि अब की बार 110 पार। आपके पास वेटेज हो ना हो ये सब मायने नहीं रखता है, इसलिए आप अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से करते रहिए। मेरा नाम हिमांशु कुमार वर्मा है, ये मेरी एजुकेशनल डिटेल्स हैं। और यदि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स नाम है, वहाँ मैसेज कर सकते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और वीडियोस बनाने का मेरा सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि कम से कम शब्दों में उन सारी बातों को रख दिया जाए या बोल दिया जाए जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा याद ना करना पड़े और हमारे क्वेश्चन जो हैं वो सही हो जाएं। इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे पहले जो क्लासिकल थ्योरी एडम स्मिथ द्वारा दी गई थी उसका नाम था एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी से पहले भी एक इंटरनेशनल फिलॉसफी थी ट्रेड से रिलेटेड, वो थी मर्सेंटलिज्म फिलॉसफी। उस फिलॉसफी का कहना ये था कि जो ट्रेड और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसमें सिर्फ आप एक्सपोर्ट करते रहिए, इंपोर्ट बिल्कुल भी मत करिए। इंपोर्ट इसलिए मत करिए क्योंकि उस समय में जो ट्रेड होता था वो बुलियंस में होता था, यानी कि जो प्रेशियस मेटल्स थे, गोल्ड में, सिल्वर में, ठीक। तो इनको जो है पजेस करने वाले देश, इन मेटल्स को पजेस करने वाले देश ही प्रॉस्पर और अमीर माने जाते थे, ठीक। तो उस समय की फिलॉसफी थी कि इंपोर्ट यदि हो रहा है तो उसमें जो है आप ड्यूटी लगाइए और उसको रोकिए, टैरिफ लगाइए, हर एक तरीके से उसको आप रोकिए। पर इस पूरी फिलॉसफी को जो है इसका विरोध किया एडम स्मिथ ने, और उन्होंने बताया कि इफ़ देयर इज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स देन बोथ द कंट्रीज कैन गेन, ठीक। तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड जो है गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सचेंज होता है बियॉन्ड द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, ठीक। एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है वही इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। इसके कुछ फीचर्स हैं: हेट्रोजीनियस वर्ल्ड मार्केट, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो मार्केट हैं वो मिलते हैं इसमें। रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो लैंड, लेबर, कैपिटल और जो एंटरप्रेन्योर है इनकी रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी होती है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? ऐसे तो मार्केट जो है वो तो अपने इंडिया का अगर उदाहरण ले लें तो हिमाचल प्रदेश में जो है एप्पल होता है, एप्पल का मार्केट है। और कोकोनट का मार्केट अगर देखें तो वो केरला में है, ठीक। तो एक ही देश में आप देखेंगे कि दो अलग अलग मार्केट हैं, ठीक। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, तो क्या वो एक ही देश के अंदर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है? बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। एक लेबर को दूसरे स्टेट में जाने में समस्या होती है, लैंग्वेज का इशू होता है, कल्चर का इशू होता है, ठीक, अपना घर छोड़ने का इशू होता है, तो ये भी रिस्ट्रिक्टेड है। इन ही सारी बातों को देखते हुए एक मॉडर्न थ्योरी दी थी बर्टिल और ओलिन ने, ठीक। उसी में उन्होंने बोला था कि इंटरनेशनल ट्रेड इज़ नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ इंटर स्टेट और इंटर रीजनल ट्रेड, ठीक। तो इसकी बात तो हम लोग बाद में करेंगे, जो मॉडर्न थ्योरी है। हम लोग वापस आते हैं। थर्ड इसका फीचर है इंटरनेशनल ट्रेड का फॉरेन रेट ऑफ एक्सचेंज। तो जो एक्सचेंज होता है वो एक्सचेंज कोई फॉरेन रेट होता है, यानी कि जैसे उस समय में गोल्ड में होता था, अभी वर्तमान में डॉलर में होता है। सारे कंट्रीज डॉलर में एक्सचेंज, यानी कि आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू और दूसरी करेंसी की वैल्यू, एक एक कॉमन वैल्यू निकाली जाती है और उसमें ट्रेड होता है। और इंटरनेशनल ट्रेड हमारी जीएनपी को भी इफ़ेक्ट करता है, यानी कि यदि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारी जो इकॉनमी है वो बढ़ेगी, और इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं यानी कि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो कम है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम है, तो हमारी जो जीडीपी है वो डाउन होगी, ठीक। ये तो हो गए फीचर्स इंटरनेशनल ट्रेड के। अब टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, दो प्रकार के ट्रेड हैं, फ्री ट्रेड है और रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड है। फ्री ट्रेड वो ट्रेड है जहाँ पर कोई भी जो है इंटरवेंशन, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ठीक। वर्ल्ड मार्केट में अ फ्री ट्रेड इज व्हेन अ कंट्री कैन बाय और सेल एनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द वर्ल्ड मार्केट विदाउट एनी इंटरवेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन, ठीक। और द मेन बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड क्या है? स्पेशलाइजेशन होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। जब फ्री ट्रेड होता है तो आदमी जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड होता है उसको प्रोड्यूस करता है, और उसमें जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल उसको मिलती है। जिसमें कंपैरेटिव एडवांटेज होता है उसमें जो है उसका स्पेशलाइजेशन हो जाता है। फिर कुछ डायनामिक गेन्स हैं इसमें,
डायनामिक गेंस में फ्री ट्रेड में जो है एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो स्कोप है देश में वो होता है, कंपटीशन बढ़ता है, क्योंकि जब आपने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा है अपने देश में सामान आने वाले, ठीक, तो टेक्नोलॉजी आएगी, सब कुछ आएगा। अगर आप बना पा रहे हैं तो आप उससे compete कर पाएंगे, ठीक। अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे, और रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो आप जो है टेक्नोलॉजी में आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए फ्री ट्रेड में जो है कंपटीशन बढ़ता है तो इनोवेशन और कैपिटल भी आता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड एक्ट्स एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ। ये क्वेश्चन आता रहता है, पीजीटी एग्जाम में अक्सर आता है, और इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि इसको किसने दिया है, किसने ये वाक्य बोला था। कहीं पे रिकार्डो का नाम आता है, कहीं पे किसी इकोनॉमिस्ट का नाम आता है। इट ट्रांसमिट्स द ग्रोथ फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर। एग्जाम्पल, डिमांड इन ब्रिटेन फॉर रॉ मटेरियल ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ईटीसी। फ्री ट्रेड का अगर ये हम एग्जांपल देखेंगे तो जो रॉ मटेरियल्स की जो रिक्वायरमेंट थी ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड के दौरान, तो वहाँ पे देखा गया कि जो डिमांड क्रिएट होती थी ब्रिटेन में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से जो सामान आता था उसकी वजह से वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी हुई। द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेड इज़ योर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड। इफ़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी इसमें जो इंटरवेंशन है, हस्तक्षेप है, हस्तक्षेप होने के अपने कारण हैं। कोई भी एक विकसित देश और गैर विकसित देश में बराबरी, जब दो देश बराबर ही नहीं है तो उनमें जो ट्रेड है तो वो फ्री और इस तरह से हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो विकसित देश है, जो डेवलप्ड कंट्री है, वो एक्सप्लॉइट कर देगी अंडर डेवलप्ड कंट्री, ठीक। डोमेस्टिक, और इसके जो फ़ायदे हैं वो क्या हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर प्रोटेक्टेड, ठीक। और फिर इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड आउटपुट। हम जो अपना आउटपुट है उसको बढ़ा सकते हैं अगर हम अपना बाहर से ट्रेड रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे और अपने देश में उत्पादन करेंगे। उत्पादन करेंगे तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी, हमारा आउटपुट। क्रूशियल फॉर डिफेंस ऑफ द कंट्री। अगर डिफेंस रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो जो है किसी और पर निर्भर नहीं की जा सकती हैं, किसी और के विम्स पर नहीं टिकाई जा सकती हैं। अपना डिफेंस अपने हाथों ही करना पड़ता है, इसलिए ये भी एक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड का बहुत अच्छा फीचर है। फिर एक ये इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट है, यानी कि जो शिशु वाला जो आर्गूमेंट है, नर्स द बेबी, प्रोटेक्ट द चाइल्ड एंड फ्री द अडल्ट। इसमें यह है कि रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड इस कारण भी होना चाहिए। इसको किसने दिया था? इसको अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने दिया था, और एक और इकोनॉमिस्ट थे, सिडनी अलेक्जेंडर और हैमिल्टन, दो इकोनॉमिस्ट थे, आप देख लीजिएगा क्या क्या नाम थे। और उन्होंने ये आर्गूमेंट दिया था। और इंडिया में इस आर्गूमेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि जो शुगर केन इंडस्ट्री है, एक तरह से नेगेटिव एग्जांपल हो जाता है। शुगर केन इंडस्ट्री को यहाँ की सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा बचाया गया, पर उसी एक कारण की वजह से आज जो है शुगर केन इंडस्ट्री लॉस में चल रही है। यानी आज तक उसमें इनोवेशन नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि वो जो इंडस्ट्री है पूरा पूरा जो है निर्भर हो गई सरकार की मदद पर। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। कंपोनेंट्स में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट जो सामान हमारे देश में आता है, एक्सपोर्ट जो हम भेजते हैं। इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भेजता है पूरे यूरोप में और एशिया में, स्पाइसेस है, वीट है, मीट है, सब कुछ। और इंपोर्ट क्या होता है? जो चिप्स होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिकल प्रोडक्ट्स हैं, वो इंपोर्ट होता है। कहाँ से होता है? साउथ ईस्ट एशिया से होता है, जैसे कि जापान से होता है, इन सब देशों। और एक ये इंटरपोर्ट टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि पहले हम इंपोर्ट करेंगे कोई सामान और फिर एक्सपोर्ट करेंगे। इंडिया के केस में इसका एग्जांपल है, इंडिया के पास वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपेसिटी है किसकी? रिफाइनिंग की। ऑयल की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट है। तो जो क्रूड ऑयल है, इंडिया क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है पहले, और फिर उसको रिफाइन करके उसको जो है एक्सपोर्ट कर देता है अपने आस पड़ोस के देशों में। ये इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है इंटरपोर्ट। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आप आते हैं क्लासिकल थ्योरीज, यानी कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, एडम स्मिथ की थ्योरी पर। इसमें एडम स्मिथ ने ये बोला था, यदि दो देश हैं और दो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर सिर्फ लेबर है, तो उन दोनों में जो भी एब्सोल्यूट एडवांटेज की पोजीशन में जो है, यानी कि दो उत्पादनों में से दो
प्रोडक्ट्स में से जो एक देश जो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है उसे प्रोड्यूस करे और अगला देश उसका दूसरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे। इस केस में जो है ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। इसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे टेबल में। प्रोपाउंडेड बाय एडम स्मिथ, when one nation is more efficient, that has an absolute advantage over another nation in the production of one commodity, but is less efficient than or has an absolute disadvantage other nation than in production of second commodity, then both nation can gain by specialization product commodity of their absolute advantage। इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि मान लीजिए यहाँ पर दो कंट्रीज़ हैं, एक स्पेन है और एक ब्रिटेन है। तो दोनों जो कंट्रीज़ हैं राइस और वीट प्रोड्यूस हो रहा है। ये एक केस है कि प्रोडक्शन बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड, ये ट्रेड से पहले का केस है और ये ट्रेड के बाद का केस है, प्रोडक्शन आफ्टर इंटरनेशनल। ठीक, दोनों कंट्रीज़ राइस और वीट प्रोड्यूस कर रही हैं। क्या है हमारे पास? सिर्फ लेबर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। स्पेन जो है 2 राइस प्रोड्यूस कर रहा है और वीट 4 कर रहा है। ब्रिटेन 4 राइस कर रहा है और एकदम देखिए उल्टा है, और जो वीट है 2, यानी कि स्पेन 1 लेबर के साथ 2 राइस एंड 4 वीट। और ब्रिटेन का केस देख लेते हैं हम लोग। ब्रिटेन 1 लेबर के साथ 4 राइस एंड 2 वीट। नाउ इनका आपस में एक्सचेंज देख लेते हैं। स्पेन के केस में देखिए आप 1 राइस इज इक्वल्स टू 2 वीट, और ब्रिटेन का केस देखिए का आपस का एक्सचेंज देखिए आप, यहाँ पर 1 राइस इज इक्वल टू 0.5 वीट आएगा। ये 1 राइस 2 वीट है, एक एक लेबर में प्रोड्यूस कर रहे हो। 1 राइस 0.5 वीट है। जाहिर सी बात है यहाँ पर स्पेन को एब्सोल्यूट एडवांटेज है वीट में, और जो ब्रिटेन है उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है इसमें राइस में। तो इस केस में जो है यहाँ पर स्पेन विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट वाइल ब्रिटेन विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। अब इन दोनों में आपस में एक इंटरनेशनल ट्रेड होगा। अब ये केस हम देखेंगे प्रोडक्शन आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड का, क्योंकि अभी स्पेन ने स्पेशलाइजेशन किया है वीट में, तो अपने दोनों लेबर को लगा दिया इसने वीट में। तो 8 वीट प्रोड्यूस हुआ, और इन्होंने दोनों लेबर लगा दिया, जो पहले एक इसमें था दोनों को, अब इन्होंने लगा दिया राइस में। ओवरऑल प्रोडक्शन पहले था 12, दोनों का ओवरऑल प्रोडक्शन 12 था बिफोर स्पेशलाइजेशन, बट आफ्टर ट्रेड वी कैन सी ओवरऑल प्रोडक्शन इज 16। So here we can see that after specialization in product and international trade has bring increase in production +2 ये केस था पूरा एब्सोल्यूट एडवांटेज का। बस इतनी सी ही बातें याद रखनी है और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है बस, उसके अलावा आगे पीछे की कहानी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट वीडियो में रिकार्डो की थ्योरी लेके आएंगे। इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन एप्लीकेशन पर कुछ फ्री के टेस्ट पड़े हुए हैं इंग्लिश और हिंदी में, और लेटेस्ट टेस्ट बनाए गए हैं वो आपके यूपी पीजीटी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसको देखते हुए। माइक्रो है, मैक्रो है, पब्लिक फाइनेंस है, स्टैटिस्टिक्स का भी अपलोड कर दिया गया है, वहाँ पर आप दे सकते हैं। उसकी पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उन टेस्ट को आप दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को जायज़ा लीजिए कितना आपका प्रिपरेशन हुआ है, और जल्दी से जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए ताकि आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें और चीज़ों को जल्दी जल्दी